बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिज़नेस इनकम के अंदर अभी तक हमने जो चीज़ें डिस्कस की थी वो हमने बिज़नेस इनकम को डिस्कस कर लिया, स्पेकुलेटिव इनकम को। दूसरा ग्रुप था हमारा एडमिसिबल इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस, और फिर हमने डिप्रिसिएशन और इनिशियल अलाउंस को डिस्कस किया, और फिर एसेट को हमने बेचने को। इसके अंदर अगर आपको याद हो तो हमने क्या किया, अगर मैं इसकी एक समरी बनाऊं डिस्पोजल की, तो जो गेन है वो कैसे कैलकुलेट होगा, इज इक्वल टू सेल कंसीडरेशन। कंसीडरेशन में जब लिखूंगा तो ये ऑब्वियस होगा कि सेल प्राइस और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज़ हायर, तो माइनस इसमें क्या करेंगे, टैक्स है, रिटर्न डाउन वैल्यू। दूसरा स्पेशल केस था हमारा गेन का, अगर आपको याद हो तो उसमें क्या था कि अगर एसेट पार्शियल यूज़ हो तो फिर क्या करेंगे कि आप गेन में यहाँ जाके एक चीज़ ऐड करेंगे, डेप्रिसिएशन नॉट अलाउड, डेप्रिसिएशन या अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नॉट अलाउड। मैंने कहा इनिशियल अलाउंस को भी हम यही कहते हैं। तो इसमें हमारे पास जो फार्मूले में चेंज आई वो ये वाली आ गई, सही है। फिर उसके बाद हमने कहा कि अगर ऐसे वो व्हीकल हो नॉट प्लाइंग फॉर हायर, व्हीकल नॉट प्लाइंग फॉर हायर हैविंग कॉस्ट मोर देन, ये शर्त है इसकी, 7.5 मिलियन। तो उसमें क्या करेंगे आप कि इसकी जो कंसीडरेशन है उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 7.5 मिलियन से और डिवाइड करेंगे ओरिजिनल कॉस्ट के साथ। तो इसमें ये चेंज आएगी, यानी ओरिजिनल फार्मूला में फिर आपकी ये चेंज आएगी, सही है। ये तो 1, 2 और 3। फिर हमने इसमें एक और चीज़ डिस्कस की कि जनाब अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ कर दें, डिस्पोजल हो जाए, जबकि उसकी सेल प्राइस उसकी कॉस्ट से ज़्यादा हो, ये शर्त है उसकी, तो उसके फार्मूले में क्या चेंज आएगी कि आप यहाँ पर फार्मूले में क्या लिखेंगे, फिर सेल प्राइस माइनस सेल प्राइस माइनस टैक्स अलाउंसेस, यानी ये टैक्स डिप्रिसिएशन कह लें। मैं इसलिए अलाउंसेस लिखता हूँ क्योंकि ठीक है। तो चेंज यहाँ पर कहाँ आई, यहाँ हमने कॉस्ट की बजाय कर दिया सेल प्राइस लिख दिया। असल में टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है आपका, अगर हम लिखें टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू होती है इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन, यही होती है ना। तो हमने उस फार्मूले में क्या कर दिया कि यहाँ पर कॉस्ट की बजाय क्या कर दिया, सेल प्राइस कर दिया। अच्छा जी, तीसरा हमने कहा था अगर आपने एसेट को एक्सपोर्ट कर दिया, बेशक अपने ही कारोबार में एक्सपोर्ट कर दिया, तो वहाँ पर ये फार्मूला आप लिखेंगे और वहाँ पर क्या होगा, सेल की प्राइस की बजाय क्या आ जाएगा, कॉस्ट आ जाएगा। यहाँ पर भी कॉस्ट आ जाएगा। तो यहाँ चेंज कहाँ आ गई उस मेन फार्मूले में, यहाँ पर आ गई। ये मैंने आपको चीज़ें बताई, ओके, डू यू रिमेंबर। तो ये डिस्पोजल तक हम बात कर चुके थे। आज अभी हम जो बात करने जा रहे हैं कि भाई ये जो डिप्रिसिएशन चार्ज करनी है उसकी कॉस्ट तक पहुंचना कैसे है। अगर तो एग्जामिनर कॉस्ट दे दे तो वेल एंड गुड, लेकिन उसके क्या डिफरेंट सिचुएशन जो हैं वो एग्जामिनर दे सकता है मुझे, वो है आज का सेक्शन हमारा पहला कॉस्ट का, दिस वन सेक्शन 76, हाउ टू डिटरमिन दी कॉस्ट। कॉस्ट को कैसे आपने डिटरमिन करना है। इधर गया ये
तो ये है जी हमारा सेक्शन 76। पहले कहते हैं जी कॉस्ट प्राइस इन जनरल, आम तौर पर एसेट की, देखें ये जो मैं अभी कॉस्ट का पढ़ा रहा हूँ ये हर सूरत में अप्लाई होगा। ये दोनों वीडियो को अलग अलग कीजिएगा, उन्हें इकट्ठा नहीं करना, सही है? पहली अलग कीजिएगा इसको, सही है? हाँ, इसको पहले उसको बाद में। कॉस्ट प्राइस इन जनरल, आम तौर पर आप कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं? कैपिटल एसेट के लिए भी, किसी भी एसेट की कॉस्ट कैलकुलेट करनी है ऐसे ही करेंगे, शेयर्स की भी ऐसे ही करेंगे, बिल्डिंग की भी, हर चीज़ की यही पैटर्न सारा चलेगा, ये बात जहन में रखनी है। कंसीडरेशन इज गिवन, जो पैसा आपने दिया, कंसीडरेशन इज फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट गिवन। अगर आपने उसके साथ कोई इन काइंड भी पेमेंट की है तो वो जो एसेट दिया है उसकी मार्केट वैल्यू ली जाएगी। मिसाल के तौर के ऊपर मैंने 10 लाख रुपया दिया और एक प्लॉट दे दिया, आप फ़ौरन पूछेंगे सर वो प्लॉट जिस दिन आपने दिया उसकी मार्केट वैल्यू क्या थी? मैं कहता हूँ 10 मिलियन, तो आप कहेंगे 11 मिलियन हो गई। 1 मिलियन कैश, 10 मिलियन की फेयर मार्केट वैल्यू। इंसिडेंटल एक्सपेंडिचर फॉर द एक्विजिशन एंड डिस्पोजल ऑफ द एसेट, उस एसेट को एक्वायर करने के लिए जो पेमेंट की, बेचने के लिए जो पेमेंट की, वो भी इसमें ऐड होगी। शेयर्स का आपको पता है कि अगर आप मार्केट बेस्ड ट्रांजैक्शंस हों तो वहाँ पर इंसिडेंटल एक्सपेंडिचर में आप नोशनल कॉस्ट लेते हैं, 0.5% ऑफ द परचेज प्राइस एंड 0.5% ऑफ द, जब स्पेशल रूल आ जाएगा तो बाकी उसको इग्नोर कर देंगे। एनी अदर एक्सपेंडिचर टू ऑल्टर और इम्प्रूव द एसेट, आपने बिल्डिंग ली, उसके अंदर आपने ऊपर एक और कमरा बना दिया, एक आपने किचन बना दिया, किचनेट बना दिया, जो भी है वो भी उसमें ऐड किया जाएगा। जब ये सारी कॉस्ट ऐड करेंगे फिर डिप्रिसिएट करना शुरू करेंगे। अच्छा, अब आप कहेंगे सर मैंने अभी एसेट तो बेचा नहीं है तो डिस्पोजल वैल्यू कहाँ से लेकर आऊँगा? तो ऑब्वियसली जब आप एसेट को बेचेंगे डिस्पोजल वैल्यू तो उस वक्त मिलेगी, तो फिर गेन के लिए यूज़ होगी। जब एसेट को डिप्रिसिएट करेंगे तो शुरू में तो डिस्पोजल वैल्यू नहीं पता ना, तो लिहाजा नहीं पता तो नहीं रहने देंगे उसे। क्लियर? तो ये जनरल था। फिर वो लॉ कहता है कि अगर आपने अपने पर्सनल एसेट को बिजनेस में ले आए, मुझे याद है जब मैंने अपना कारोबार शुरू किया था तो हम ऑफिस में कुछ चीज़ें अपने घर से ले गए थे। मसलन आप देखें ना, एक बड़ी कॉमन चीज़ है डाइनिंग टेबल। अक्सर लोग जो हैं पाकिस्तान में डाइनिंग टेबल देते हैं, डॉरी कहते हैं, क्या स्पेलिंग होते हैं डॉरी को? यही होते हैं। अब ये डाइनिंग टेबल जो होता है ना, तो ये बाज़ औक़ात क्या होता है, बाहर पड़ा हुआ होता है। ये तो चले किसी अपने ही ख़रीदा लगता है किसी ने। जहेज़ में जो मिलते हैं ना घर में, वो होता गरीब आदमी होता है, लेकिन उसको होता है मुझे डाइनिंग टेबल मिलना चाहिए मेरे बेटे को। शोध पुना है ना हमारे अंदर कि बहू आ रही है तो सामान लेकर आए, फिटे मुंह कहना चाहिए। लोग मांगते भी हैं, ना दें तो चू 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 करना शुरू कर देते हैं। ये बेशर्मी है और कहते हैं हम अपने आप को मुसलमान हैं, और वो मिसाल देते हैं हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। वो शर्म नहीं आती वो मिसाल देते हुए, पूरी बात नहीं आधी बात बताते हैं। तोहफ़ा कहते हैं जी, तोहफ़ा दे रहे हैं अपनी बेटी को, आप ही शर्म कर जाओ। क्या कहते हैं, बर्तन का मुंह खुला हो कुत्ते को शर्म कर लेनी चाहिए। 300 लोग भी लेके जाते हैं, खाना भी खाते हैं। किस चीज़ का खाना खाते हैं जी? वो तोहफ़ा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी नहीं तोहफ़ा ऐसा मांगा। तो वो क्या कि जी आप डाइनिंग टेबल वगैरह जो हैं, अक्सर फिर लोग क्या करते हैं, मुझे नहीं मिला था ऐसी, आप टेंशन ना लें। तो हम चीज़ें कुछ ऑफिस में ले गए जाके, ताकि हमारी बचत हो सके। भी नया नया हमने काम शुरू किया था, तो उसमें लॉ ने कहा कि उसको डिप्रिशिएट तो करना है, किस वैल्यू पे करेंगे? उसके लिए लॉ ने कहा कि उस दिन की जो मार्केट वैल्यू होगी वो आपकी कॉस्ट बन जाएगी, उसको डिप्रिशिएट करना शुरू कर दें।
फ्रिज है, एयर कंडीशनर है, कुछ ऐसी चीज़ है। अच्छा, अगर मैंने खुद ही एसेट बना के यूज़ करना शुरू कर दिया, फैक्ट्री लोग खुद बना लेते हैं, तो टोटल कॉस्ट इनकर्ड, इंसिडेंटल एक्सपेंडिचर, बाकी वही चीज़। देखें इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, बाज़ार से ख़रीदा तो ये दो चीज़ें जो पेमेंट की है, बाकी दोनों सेम है ना, यहाँ पर भी दोनों सेम है। यहाँ पर क्या है, जो कॉस्ट आपने बनाने के लिए लगाई बाकी चीज़ सेम होगी। अच्छा, ये चीज़ एक एग्ज़ाम में आ चुकी हुई है कि अगर आपने कोई एसेट ख़रीदा लेकिन उसके अगेंस्ट आपने फॉरेन करेंसी लोन भी लिया हुआ है, आपने एसेट ख़रीदा और क्या किया हुआ है, लोन लिया हुआ है, या आपने एसेट की पेमेंट करनी ही फॉरेन एक्सचेंज में है। समझ आ रही है क्या नहीं? उस केस में क्या होगा, अब देखिएगा, मैं इसकी आपको एग्जांपल देता हूं, फिर आपको शायद समझ आए इसमें। ये आपने मेरे साथ लिखनी है। फ़र्ज़ करें 2025 के अंदर मैंने एक एसेट बाय किया, वो था USD 5000 का। कितने का? $5000 का मैंने वो एसेट बाय किया। डॉलर टू PKR रेट जो था वो उस वक़्त, फॉर एग्ज़ाम्पल कि वो था 100। ठीक है, मैंने कोई पेमेंट नहीं की, तो मेरी जो कॉस्ट होगी इसकी वो कितनी होगी? फ़र्ज़ करें प्लांट है, फ़र्ज़ करें वो प्लांट है, तो हम करेंगे 5000 इंटू 100, 5 लाख प्लांट है। ये मैंने इंपोर्ट किया, पाकिस्तान में यूज़ करना शुरू कर दिया। अब इसमें मुझे एक्सपेंस कितना मिलेगा? पहले मिलेगा मुझे इनिशियल अलाउंस 25%। ये मैं यहाँ लिख लेता हूँ। फिर मुझे मिलेगी इसके ऊपर डिप्रिसिएशन, राइट। डिप्रिसिएशन कितनी मिलेगी? इज इक्वल टू 25%। ओके, तो मेरी रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी आएगी? ये नोट करें बेटा। ये ईयर है, आप स्विच लगा के उसको ऑन ना करें तो चार्जिंग नहीं होती, ये मुझे पता चला है। सही, बेशक 2 घंटे लगाई रखें, स्विच नहीं ऑन करेंगे तो चार्जिंग नहीं होती। ये बात आपने भी याद रखनी। हमारी वो मोटरसाइकिल होती थी ना, तो इग्निशन ऑन किए बगैर जितनी मर्जी किक मार लें वो भी स्टार्ट नहीं होती थी। कर लिया जी। अच्छा, अब देखिएगा, लेट्स सपोज अगले साल क्या हुआ, हमने उसकी पेमेंट कर दी $2000 की। कितनी?
ध्यान कीजिएगा, मैंने 2000 की एसेट आ चुका हुआ है, तो मैंने उस बंदे को बाज़ार गया और डॉलर ख़रीदे, उसको पेमेंट कर दी। जब मैंने डॉलर ख़रीदने गया तो मुझे डॉलर मिला 120 का। कितने का? कितना नुकसान हुआ? 20 का। कितने डॉलर हैं? 5000। तो मैं क्या करूँगा कि 5000 इंटू 20, ये जो लॉस हुआ है ना, मैं इसकी कॉस्ट में ऐड कर दूँगा। ये क्या करूँगा? इसकी कॉस्ट में ऐड कर दूँगा, तो मेरी नई जो कॉस्ट होगी वो ये होगी। इसको अब मैं डिप्रिशिएट करूँगा, ये बात याद रखें, राइट। इसको मैं डिप्रिशिएट करूँगा, दिस इंटू पॉइंट दिस इंटू 0.15, तो मेरी रिटर्न ऑन वैल्यू जो होगी वो ये होगी। ये मेरी अगले साल की रिटर्न ऑन वैल्यू आएगी। ओके, नहीं समझ आ रही भाई? जो आपको नुकसान हुआ है, आपने तो एसेट को बुक किया था 1000 रुपये के ऊपर, 100 रुपये के ऊपर। अब जब एक्चुअली आप डॉलर लेने गए तो कितने का मिला? तो वो जो 20 रुपये इसकी कॉस्ट बढ़ गई है, उसका क्या करना है? ऐड करेंगे ना। कॉस्ट बढ़ गई है, आप कहेंगे सर इसको शुरू पिछले साल जाके करें, रिट्रोस्पेक्टिव नहीं लेना इसको। जिस दिन चेंज आ गई उस चेंज को एम्बेड कर दें। बढ़ गया है, कॉस्ट को बढ़ा दें, फ़ायदा हो गया तो माइनस कर दें। भाई 100 रुपीज़ तो मैं ले चुका हुआ हूँ, मैंने कॉस्ट 2000 सॉरी पे किया। हाँ, ये मैं गलती कर गया, 2000 की पेमेंट की है ना, तो ये करूँगा। मैंने जो पेमेंट की है वो 2000 की है ना। नुकसान कितना हुआ मुझे? 20 का। तो 40,000 का जो नुकसान हुआ वो इसमें मैं ऐड कर दूंगा, तो मेरी रीस्टेटेड कॉस्ट जो है वो ये आ जाएगी। या एडजस्टेड कॉस्ट क्या लें, इसको ऐसे कर लें, एडजस्टेड कॉस्ट ये आ गई जी। भाई जो आपको लॉस हुआ है वो उसमें ऐड कर दें, दैट्स इट। इसमें कौन सी टेंशन वाली बात है? और फिर उसको डिप्रिशिएट करें। यू गॉट द पॉइंट कि नहीं? भाई बताएं ना, ये नहीं समझ आ रही? पूछ लेना बेटा। ये जो कॉस्ट है ना, मैंने ये ऐसे की है, मैंने 281 250 प्लस 40,000 ये बनाया है मैंने। यानी इसके अंदर ये वैल्यू, ये मेरी ओपनिंग रिटर्न ऑन वैल्यू थी ना, मुझे 40,000 रुपये का नुकसान हुआ है। 20 पे ये जो ये वैल्यू थी ना, ओपनिंग रिटर्न ऑन वैल्यू ये थी ना, ये वाली। तो मैंने जब 2000 की पेमेंट की तो मुझे उसमें $20, 100 तो ऑलरेडी इसमें ऐड हो चुके हुए हैं, तो 20 का मुझे लॉस हुआ ना। वो लॉस मैंने 20 इंटू 2000 मैंने इसमें ऐड कर दिया। ये 40,000 वो मैंने इसमें ऐड किया। इसको मैं येलो कलर में करता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। तो इनिशियल अलाउंस ये आ रहा है। हाँ जी, विद डेप्रिसिएशन आपने 25% ली हुई है, यही लिखा हुआ है। यही लिखी हुई है जी। ये 2026 आ गया। अब चलते हैं 2027 में। 10 रुपये का फ़र्ज़ करें, अब आप जब डॉलर लेने गए तो तब्दीली आ गई। 3000 का आप डॉलर लेने गए तो डॉलर मिला आपको 90 का। डॉलर कितने का मिला? कितना फ़ायदा हुआ? फ़ायदा हुआ है ना। 3000 इंटू 10 आपको 30,000 रुपये का फ़ायदा हुआ। अब वो इसमें से आप माइनस कर देंगे। ये एडजस्टेड कॉस्ट आ गई आपकी? नहीं, अब आप इसको डिप्रिशिएट कर रहे हैं। ये मैं समझाता हूँ आपको। ये देखें, आपने एसेट खरीदा 5000 का,
जब ख़रीदा तो वो 100 का था, तो आपने कहा मेरी कॉस्ट है 5 लाख। इस साल आपने इनिशियल अलाउंस लिया 25% और 15% डिप्रिसिएशन ली। 5 लाख में से 1,25,000 माइनस किया और फिर जो आंसर है उसका 15% लिया। तो ये आपकी रिटर्न डाउन वैल्यू ये आ गई, यानी कॉस्ट माइनस इनिशियल अलाउंस माइनस डिप्रिसिएशन। जब आपने डिप्रिसिएशन लेनी है तो पहले इनिशियल अलाउंस माइनस करना है, और इनिशियल अलाउंस किस पे लेना है? 25%। सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी पे जो पाकिस्तान में फ़र्स्ट टाइम यूज़ हुआ है, यहाँ तक पहुँच गए। इस साल आपने ये डिप्रिसिएशन कब चार्ज करते हैं? साल के एंड के ऊपर। अज्यूम क्या करते हैं कि एसेट साल के शुरू में ख़रीदा था, साल के दौरान आपने $2,000 की पेमेंट की, जब डॉलर लेने गए तो 120 का मिला आपको। आप तो बुक किया हुआ है 100 के ऊपर, नुकसान कितना हुआ? 20 का। 20 इंटू 2000, 40,000 का नुकसान हुआ। तो 40,000 इसमें ऐड करेंगे तो नई कॉस्ट कितनी आ गई? 358। इसको कहेंगे ये मेरी डिप्रिसिएबल वैल्यू है। इसका आपने 15% लिया तो बाकी रिटर्न डाउन वैल्यू क्या आ गई? ये वाली। हाँ, ये इसमें से माइनस करेंगे। माइनस क्यों नहीं कर रहे आप? ऊपर भी माइनस किया हुआ बेटा, डिप्रिसिएशन रिटर्न डाउन वैल्यू में तो माइनस ही करना है ना। ऊपर तो नहीं गलती की हुई ये वाली? ऊपर सही है। ये एहतियात से कैलकुलेशन किया करें। ये बात समझ आ गई? तो एडजस्टेड कॉस्ट में से आपने फॉरेन करेंसी की जो डिफरेंस था वो एडजस्ट करने के बाद डिप्रिसिएशन ही ये वैल्यू आ गई। नेक्स्ट ईयर जब आप फाइनल पेमेंट करने गए 3,000 की, तो आपको डॉलर मिला 90 का, तो आप बुक किस पे किया हुआ है? 100 पे। तो आपको 10 रुपीज़ पर डॉलर का फ़ायदा हो गया। तो 3,000 में आपको 30,000 का फ़ायदा हुआ। वो आपने इसमें से क्या कर दिया? माइनस, एडजस्ट किया। फ़ायदा हुआ है ना, तो कॉस्ट कम हो गई। नुकसान होगा तो कॉस्ट है ये, इसके ऊपर आपने 15% चार्ज किया, ये डिप्रिसिएशन आ गई। तो ये रिटर्न अगले साल फिर अब रूटीन में आ जाएगा। तो जो भी कॉस्ट में मूवमेंट आती है पहले उसको एडजस्ट करते हैं, फिर आगे लेकर चलते हैं। क्लियर ये बात? ये क्वेश्चन फाइनल में आया हुआ है जो मैंने अभी आपको ये बात समझाई है। ये ग्रुप में कहते हैं, मैं व्हाट्सएप कर देता हूँ उसको, अफान को कहता हूँ वो कर देगा। जी, इट्स ओके। क्लियर होगी बात आपको? चलें जी। अच्छा जी, कहता है जी पार्ट ऑफ द एसेट रिटेन एंड पार्ट इज डिस्पोज ऑफ। अगर आपने एक एसेट का कुछ हिस्सा बेच दिया और कुछ रख लिया तो डिप्रिसिएट कैसे करेंगे? डिप्रिसिएट उसको किस तरह से करेंगे? वो कहते हैं द कॉस्ट ऑफ द एसेट रिटेन शैल बी पोर्शन ऑन द बेसिस ऑफ द फेयर मार्केट वैल्यू एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन ऑफ एसेट। इसको हाईलाइट करें। लेट्स सपोज कि आपका एक हाउस है, घर है, हाउस विद शॉप। मिसाल है कि ये हम ले लेते हैं कि ये आपका एक घर है, इसके नीचे आपने 2 शॉप्स बनाई हुई हैं। ऊपर घर है और नीचे क्या है? शॉप्स। अच्छा, आपने क्या किया कि लॉ कहता है कि जब तुमने ये बना लिया है ना,
इस वक्त तुम्हें पता होगा कि ये शॉप्स की वैल्यू कितनी है और घर की कितनी वैल्यू है। हो सकता है कि इस वक्त इस घर की वैल्यू जो है, इस शॉप्स की वैल्यू 20 करोड़ हो और ऊपर घर की वैल्यू सिर्फ 50 लाख हो। ऐसी लोकेशन पे हो सकता है, या 1 करोड़ हो। ऐसे करते हैं कि शॉप 1 करोड़ की शॉप ये, 1 करोड़ की ये और 1 करोड़ का ये घर है। समझ आ रही? आपने क्या किया, इन दोनों में से ये ऊपर वाला पोर्शन बेच दिया आपने। हालांकि ये पूरे घर पे बना हुआ है, इस पे खर्चा भी ज़्यादा है। क्लियर? एक वक्त आया कि आपने इस ऊपर वाले पोर्शन को बेच दिया 5 करोड़ रुपए का, तो बाकी दुकानें जो हैं इनको कितना डिप्रिसिएट करेंगे? सवाल ये पैदा हुआ। लॉ कहता है देखो, जब तुमने ये घर लिया था, बनाया था, उस वक्त इसकी फेयर मार्केट वैल्यू क्या थी, कॉस्ट नहीं देखनी। हो सकता है देखें, ये बनने में आपको 1 करोड़ रुपया लगा हो, पूरी बिल्डिंग तैयार हो गई हो विद लैंड, लेकिन जब आपने मार्केट रेट लगवाया तो आपको पता लगा कि मेरी ये पूरी बिल्डिंग बनी तो 1 करोड़ रुपए में है, लेकिन इसमें 1 करोड़ की ये दुकान है, 1 करोड़ रुपए की ये दुकान है और 1 करोड़ रुपए का ऊपर घर है। सही है? अब एक वक्त आया कि आपने ऊपर वाला पोर्शन बेच दिया, ये दुकानें आप खुद कारोबार के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो लॉ कहता है कि अब तुमने कितने हिस्से को डिप्रिसिएट करना है? वो करना आपने 2/3 को। यानी आपकी कॉस्ट कितनी थी? आपकी कॉस्ट थी 10 मिलियन। कितनी थी? 10 मिलियन। समझ आ रही है? तो आपने उसके ऊपर वाला हिस्सा बेच दिया, हालांकि वो बिल्कुल एरिया बराबर है। अगर आप एरिया वाइज देखेंगे तो 50% आपने बिल्डिंग बेच दी है। लॉ कहता नहीं, मार्केट वैल्यू जो चीज बेची है, जब ये बनाई थी उस वक्त मार्केट वैल्यू कितनी थी? आपने कहा वो 1/3 बेची है। तो लॉ कहता है कि अब तुम्हारे पास जो कॉस्ट बची है ना, जो आपकी डिप्रिसिएबल वैल्यू है, वो है इसका 2/3। ये है तुम्हारी, इसको, ये है तुम्हारी डिप्रिसिएबल वैल्यू, इसको डिप्रिसिएट करना शुरू करो। समझ तो नहीं आई? कॉस्ट को नहीं करना। हो सकता है कि आपसे कोई बंदा पूछे यार इस ऊपर वाली बिल्डिंग पे कॉस्ट कितनी आई है, कहे 60 लाख रुपए ऊपर वाले हिस्से पे, 40 लाख मेरे नीचे वाले हिस्से पे आया। लॉ कहता है इसको नहीं करना। किसको करना है? मार्केट वैल्यू की बेस के ऊपर। जो रिटेन किया है उसकी मार्केट वैल्यू जितने परसेंट बनती थी उतने परसेंट तुमने रिटेन किया है। दैट्स मेक सेंस? अच्छा जी, अगर आपने पेमेंट इन काइंड की है, ये ऊपर ऑलरेडी हम पढ़ चुके हुए हैं, अगर आपने पेमेंट इन काइंड की है तो आपकी कॉस्ट कितनी होगी? जो एसेट आपने दिया है उसकी मार्केट वैल्यू एसेट की कॉस्ट बन जाएगी। ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर आपको उस एसेट पे कोई गवर्नमेंट रिबेट मिल जाए, कमीशन मिल जाए या कोई ग्रांट मिल जाए, गवर्नमेंट बाज़ का लोगों को कहती है कि ये यहां पर बिल्डिंग बनाओ, 50% हम तुम्हें पेमेंट कर देंगे। लॉ कहता है उसको माइनस कर लें, बिल्कुल फॉरेन एक्सचेंज की तरह। फायदा हुआ है, माइनस कर लें, तो गवर्नमेंट रिबेट में नुकसान तो हो नहीं सकता ना। तो वो जितना आपको रिबेट कहते हैं, जो सब्सिडी दी है उन्होंने, आपको पैसे वापस किए हैं, वो आप माइनस कर दें। आगे है वेवर ऑफ डेट रिलेटिंग टू द एसेट। आपने किसी को, यानी डिस्काउंट नहीं कहते, डिस्काउंट मिला आपको कि आपने किसी का कर्जा वापस करना था, तो 6 महीने बाद आप पेमेंट करने गए, आप बल्कि दे ही नहीं रहे थे उसे, 5 लाख रुपए देना था। उसने कहा यार आपने 5 लाख देना क्यों नहीं दे रहे? तो आपने कहा यार पैसे नहीं है। उसने कहा अच्छा एक डील करते हैं, 3 लाख दे दो, कर्जा तुम्हारा माफ, बाकी 2 लाख रुपए। आपने फौरन 3 लाख निकाल के दे दिया। कितना फायदा हुआ? लॉ कहता है ये माइनस कर लो। फॉर एग्जाम्पल 3 साल हो गए, 3 साल बाद आप पेमेंट कर रहे हो, तो आज रिटर्न डाउन वैल्यू में वो जो आपको डेट वेव ऑफ हुआ है वो माइनस कर लें। ओके, बताए ना? पहले आपने उधार पे लिया ना, प्लान ले लिया, जो पेबल है वो चलते रहे, उस पर डिप्रिसिएट का वही कॉस्ट है ना, देना तो है ना।
3 साल बाद उसने आपको कैश डिस्काउंट दे दिया 2 लाख रुपया, तो वो माइनस कर दें। अगर शुरू में दे दिया तो उसी वक्त माइनस कर दें। अच्छा जी, आपने किसी से एसेट लेना था, मिसाल के तौर के ऊपर मैं एक बंदा था तो उसने किसी से पैसे लेने थे, वो पैसे नहीं दे रहा था। मिसाल के तौर के ऊपर ये गाड़ी जो है ये है 20 लाख की, मिसाल ले रहे हैं, उसने 23 लाख रुपया लेना था, वो दे नहीं रहा था। उसने कहा यार एक काम करो, ये गाड़ी दे दो मुझे। कहता 23 लाख की। मैंने कहा दो यार, जान छोड़ो। तो ये मैं गाड़ी उसकी उठा के ऑफिस में ले आया, हमने गाड़ी ऑफिस में इस्तेमाल करना शुरू कर दी। गाड़ी है कितने की? मैंने कर्जा कितना उसको छोड़ा? 23 लाख। मैंने लेने कितने थे? 23 लाख रुपया। 3 लाख छोड़ दिया ना, लेकिन मुझे कितने की गाड़ी पड़ी? मेरे से कोई बंदा पूछे यार ये गाड़ी तुम्हें कितने की पड़ी, मैं कहूँगा 23 लाख रुपए की, क्योंकि मैंने इस बंदे से 23 लाख रुपए लेना था, ये नहीं दे रहा था। ऐसे ही है। तो लॉ कहता है 23 लाख पे डिप्रिशिएट करना शुरू कर दो। औखी बात है। इससे मुझे याद करवाइएगा, एक काम करते हैं, मैंने कंप्यूटर पे काम के लगाया है, ज़रा करता तो फिर मैं आपको बताता हूँ। कॉस्ट यानी मैं उसको कितने पे डिप्रिशिएट करूँगा? 23 लाख पे, 20 लाख पे नहीं करूँगा। लीज्ड एसेट्स परचेज्ड, मैंने बैंक से एक गाड़ी ली लीज के ऊपर, राइट। मैंने ली 2025 के अंदर, उसकी जो फेयर मार्केट वैल्यू थी वो थी 50 लाख रुपया। मैंने 2025 में उसकी जो रेंटल पे की वो पे की इसकी 10 लाख रुपया, या समझें 20 लाख। इसमें डाउन पेमेंट भी शामिल है, इसके अंदर जो है वो डाउन पेमेंट नहीं, रेंटल सिर्फ शामिल। कितनी? रेंटल शामिल है। और मैंने इसकी जो डाउन पेमेंट की थी गाड़ी लेते हुए वो की थी 10 लाख की। लॉ कहता है ये तुम्हारा एक्सपेंस है, इस साल कितना एक्सपेंस बुक करो। आपने डिप्रिसिएशन चार्ज की वो नहीं मिलेगी, जो भी आपने बैंक को पेमेंट की है वो मिल जाएगी। 2025 में आपने मज़ीद उसको रेंटल पे की 1 लाख रुपए की, 15 लाख रुपए की। लॉ कहता है ये तुम्हारा एक्सपेंस है। सही है। डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे क्योंकि आपका एसेट, हाँ अगर ये
इस्लामिक बैंक के साथ है तो फिर ठीक है, फिर आपका है 2026, ये आ गया जी 2027, और आपने मज़ीद इसको रेंटल पे कर दी 30 लाख की। लॉ कहता है ये भी एक्सपेंस बुक कर लो, और इस साल उन्होंने आपके नाम एसेट ट्रांसफ़र कर दिया, राइट। और ट्रांसफ़र करते हुए उन्होंने आपसे इसको बोलते हैं रेजिजुअल वैल्यू, रेजिजुअल वैल्यू। उन्होंने कहा जी 1 लाख रुपया आप हमें दे दें। आपने डाउन पेमेंट की, उन्होंने कहा वो डाउन, मैंने कहा वो मेरी डाउन पेमेंट कहता वो एडजस्ट हो गई। तो आपने डाउन पेमेंट कितनी की थी, वो भी आ गई, राइट। तो आपकी कॉस्ट कितनी गिनी जाएगी, 11 लाख। इसके ऊपर आप चार्ज करेंगे डिप्रिसिएशन गाड़ी की। फ़र्ज़ करें ये गाड़ी है 1 लाख, ये आपका इस साल ये भी एक्सपेंस होगा। समझ आई? पहले साल एक्सपेंस, दूसरे साल, तीसरे साल, ये तीसरे साल का एक्सपेंस है, ये मैंने आपको लिखा है। समझ आ रही? यानी एडवांस जो डाउन पेमेंट होती है ना उसको एक्सपेंस नहीं गिनते किसी सूरत में भी। आपकी जो रेंटल होगी वो एक्सपेंस होगा, दूसरे साल भी रेंटल, तीसरे साल भी रेंटल, प्लस आपके पास ये एसेट ट्रांसफ़र हो गया। जब एसेट ट्रांसफ़र होगा तो उस साल अगर कोई आपने पेमेंट की है और डाउन पेमेंट मिला के आपकी कॉस्ट बनेगी। आप कहते हैं नहीं सर मैंने डाउन पेमेंट की कोई नहीं थी और ट्रांसफ़र के टाइम भी कोई पेमेंट नहीं की, तो आपकी कॉस्ट ज़ीरो होगी, अब आप डिप्रिसिएट नहीं करेंगे। हो सकता है कि गाड़ी तीसरे साल आपने सारी किस्तों में पेमेंट की है, सारी, कोई पैसा नहीं, एडवांस भी कोई नहीं था और ट्रांसफ़र के टाइम पे भी आपने कुछ नहीं दिया, तो फिर कॉस्ट कितनी होगी, 0। तो आप क्या करेंगे, गाड़ी चलाएं और पेट्रोल डलवाएं और चलाएं गाड़ी, अगले साल फिर चलाएं गाड़ी, कितनी चलाएं, जितनी चलाएं, रेस दें इसे। अब आपको कोई एक्सपेंस मज़ीद नहीं मिलने वाला। क्लियर? दोबारा सुन लीजिएगा, लीज्ड गाड़ी लें तो रेंटल एक्सपेंस है, एक्सपेंस आपको डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं करनी, कोई भी उसके ऊपर और एक्सपेंस आपको, मेंटेनेंस कॉस्ट तो अपनी जगह पर है, नहीं मिलेगा। जब ये गाड़ी आपके नाम ट्रांसफ़र होगी तो क्या होगा फिर, हाँ रेजिजुअल वैल्यू, जो बार्गेन प्राइस भी कहते हैं, रेजिजुअल वैल्यू भी कहते हैं, वो आपके नाम पे आ जाएगी। ये क्या चल रहा है, मैं कहता हूँ प्लीज़ मेक सम illustrations from the data, example of ये मैंने कंप्यूटर से कहा है कि इनके लिए, बच्चों के लिए छोटी छोटी इलस्ट्रेशंस बनाएं, देखते हैं क्या करता है ये। जी इस ओके। अच्छा कहते हैं जी अगर एसेट को ओन्ड हो, मेरे और मेरे भाई का घर है और मैंने उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, तो जो आपका हिस्सा है वही आपकी कॉस्ट होगी। मेरा 60% शेयर है तो मैं 60% को करना शुरू कर दूँ। सर्विस चार्जेस वैल्यू में ऐड नहीं होते, अकाउंटिंग में भी ऐसे ही करते हैं, सर्विस चार्जेस कॉस्ट में ऐड। और अगर एसेट ग्रुप में एक्वायर किया जाए तो वही रूल है जो हमने डिस्पोजल का पढ़ा था। मिसाल दोबारा मैं आपको बता देता हूँ, ये मिसाल के तो उसका तरीक़ेकार मैंने आपको बताया हुआ है, डिस्पोजल का भी और एक्विजिशन का सेम रूल है, ये बात ध्यान में रखिएगा। मैंने एसेट ख़रीदे, फ़र्ज़ करें प्लांट, मशीनरी थी, उसमें कार थी और एसी लगे हुए थे, फर्नीचर था, ठीक है। तो कितने कॉलम बनाने हैं, सबसे पहले फेयर मार्केट वैल्यू, तो सेलर क्या लिखता है यहाँ पर, कॉस्ट, हम सेल प्राइस, हम क्या लिखेंगे, कॉस्ट। तो हमें एग्जामिनर क्या होगा कि इसकी कॉस्ट बताएगा कि टोटल मुझे जो फैक्ट्री मिली, फ़र्ज़ करें वो मुझे मिल गई 300 मिलियन में,
और हर एसेट की एग्जामिनर मुझे अलग अलग फेयर मार्केट बताएगा कितने, अगर अलग ख़रीदता तो कितने की मिलती। फॉर एग्जांपल उसको प्लांट मिलता 150 का, मशीनरी मिलती उसको 50 की, कार मिलती उसको 25 की, और फर्नीचर मिलता उसको 30 का। मशीनरी हम 200 की कर लेते हैं, कार 125 की, तो टोटल उसको तो 505 की चीज़ कितने में मिल गई? 300 की। तो अब इसकी कॉस्ट कैसे होगी? वही पुराना तरीका ही, ये हमारा टोटल हो गया, ठीक है। मैं आपको वही पुराने तरीके से समझाता हूँ कि परसेंटेज आप कैलकुलेट करें, वेट जिसको कहते हैं, एग्जाम में लिखना नहीं है, समझाने के लिए। वेट, ये इसका वेट कितना है? 150 दिस डिवाइडेड बाय राइट। तो इसमें हम कहेंगे प्लांट 30% है, तो इसका हम 300 ले लेंगे इसमें से। तो हम कहेंगे हमारे प्लांट की कॉस्ट है 89%, 89 सॉरी, मशीनरी 1119, कार 74 और फर्नीचर 18। जो बेचने वाला वो इसी को सेल प्राइस गिनेगा। ये दोनों तरफ सेम है, खरीदने वाला और बेचने वाला दोनों इस तरह। तो जब भी ग्रुप में एसेट की डिस्पोजल हो, आपने पहला कॉलम कौन सा बनाना है? एसेट का पहला कॉलम। ये मैं 2-3 दफ़ा बात कर चुका हूँ, इसलिए आपको रट जानी चाहिए। एसेट मार्केट वैल्यू, अगर बेची है तो सेल प्राइस, खरीदी है तो। ये वैल्यूज़ आपको एग्जाम में गिवन होंगी, ये बात याद रखें, जिसको मैं ब्लू कर देता हूँ यहाँ पे, दिस वन, ठीक है। और मैं उसको कहता हूँ, हाँ जी, लीज वाली भी कर दूँ, एक मिनट। लीज वाली कौन सी थी? ये वाली, इसके ऊपर लिख देता हूँ लीज्ड एसेट्स। सही है। अच्छा जी, ज़रा समराइज़ करें अपनी आज की चीज़ों को। कॉस्ट में हमने क्या क्या पढ़ा है, ज़रा उसको थोड़ा सा, किधर गया ये सेक्शन, ये वाला। अगर आप नॉर्मल हालात में एसेट को एक्वायर करें, पर्सनल एसेट को बिजनेस में ले आएँ, एसेट को मैन्युफैक्चर करें, एसेट अगर आपने लिया है, हर पेमेंट आपने फॉरेन एक्सचेंज में करनी है या उसके अगेंस्ट लोन लिया हुआ है, अगर आपने एसेट का एक हिस्सा बेच दिया तो रिटेन के साथ कैसे लेंगे, अगर आपने पेमेंट जो है वो कैश की बजाय इन काइंड कर दी, अगर आपको उस एसेट के अगेंस्ट गवर्नमेंट ने कोई फ़ायदा दे दिया, ठीक है, और आपको उसके अगेंस्ट किसी ने डेट को रिबेट दे दिया, माइनस कर दिया, दोनों सेम चीज़ें हैं, डिस्काउंट मिल जाना। और अगर आपने किसी से पैसे लेने थे, उसके अगेंस्ट आप उसका कोई एसेट उठा के ले आए, बदले में एक्सचेंज आपने कर लिया, फिर क्या होगा? लीज एसेट अगर आपके नाम ट्रांसफ़र हुआ तो क्या होगा? को ओनरशिप है, अगर एसेट को ओन्ड है तो जितने परसेंट आपका एसेट आप उतने परसेंट डिप्रिसिएट करेंगे, सर्विस चार्जेस इंक्लूड नहीं होंगे। एसेट को ग्रुप में एक्वायर किया तो क्या होगा? ये था जी आज का हमारा टॉपिक कॉस्ट का, सेक्शन 76 मैंने अभी करवाया आपको। ओके, फ़ी अमानुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।